आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं फलनों के प्रकार। हमारे पास फलन जो है उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहले हमने किया था फलन के अंदर हमने टॉपिक किया था कि यदि कोई भी फलन जो है वो कोई भी संबंध, तो फलनों के प्रकार कर रहे हैं। फलनों के प्रकार में आपने 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है अकेकी फलन, जिसको हम वन फंक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसा कि नाम है इसका अकेकी, अर्थात 1 + 1 मिलकर बनता है अकेकी। इस अकेकी का मतलब होता है कि कोई भी फलन अगर a से b में परिभाषित है तो a का एक अवयव b के एक अवयव से संबंध रखता हो। यहां पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि a का एक अवयव b के दो अवयवों से तो संबंध रख ही नहीं सकता, वो फलन ही नहीं होगा। लेकिन दो अवयवों का एक अवयव से संबंध नहीं बनना चाहिए, एक अवयव का केवल एक अवयव से संबंध बनना चाहिए। दो अवयव एक अवयव से संबंधित ना हो तो उसे हम अकेकी फलन कहते हैं। इस अकेकी फलन में हमारे पास कुछ इस प्रकार से नियम लेके चलते हैं। अगर गणितीय रूप में इसको सिद्ध करना चाहें तो a से b में परिभाषित, अगर यहाँ पे a और b और यहाँ पे f of a और f of b, अर्थात हमारे पास a का और b की इमेज f of a और f of b मान के चलते हैं। हम ये लेके चलते हैं कि f of a और f of b बराबर है, अर्थात इसके अंदर दोनों मान बराबर है। अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो इसका मतलब a का संबंध भी 1 से हुआ और b का संबंध भी f of a से ही बन गया। 2 का संबंध 1 से बन रहा है। और हमने किया था अकेकी फलन। अकेकी फलन का मतलब 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 1 से हो नहीं सकता। अब अगर ये अकेकी फलन है तो इसको हल करने पर हमारे पास केवल एक ही मान आएगा, a बराबर b। अगर केवल a बराबर b आता है और कोई स्थिति नहीं बनती है और कोई कंडीशन नहीं बनती है तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन अकेकी फलन है, अन्यथा दिया गया फलन अकेकी फलन नहीं है। अब यहाँ पे हमने किया गया, इन दो मान को बराबर रख के देखा। इन दो मान के साथ हल करने के बाद अगर a बराबर b आ जाता है, केवल a बराबर b और कोई स्थिति नहीं बननी चाहिए, तो दिया गया फलन अकेकी है। और अगर a बराबर b की जगह कुछ और भी कंडीशन साथ में आ जाती है तो दिया गया फलन अकेकी फलन नहीं है। अब यहाँ पे a और b दोनों ही अवयव इस a के लिए जाते हैं। a हमारे पास होता है प्रांत। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें जब भी अकेकी फलन चेक करना है, जांच करनी है, हम प्रांत को देखते हुए चलेंगे कि ऐसी कंडीशंस बनती है या नहीं बनती जिस पर a बराबर b है या नहीं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, माना f प्राकृत से प्राकृत में fx बराबर x² से परिभाषित है और हमें चेक करना है कि क्या यह फलन अकेकी है या नहीं है। तो इसको जांचने के लिए हम f of a बराबर f of b लेके चलेंगे। नियम अनुसार a² बराबर b² हो जाएगा। हल करेंगे तो a बराबर बनता है +-b। इसका अर्थ ये हो गया कि a का मान +b भी हो सकता है और a का मान -b भी हो सकता है। लेकिन हमें पता है कि प्राकृत संख्या, क्योंकि इसका प्रांत प्राकृत संख्या दे रखी है, प्राकृत संख्या में माइनस का मान ही नहीं होता। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 गिनती शुरू होती है, जिसमें अगर गिनती शुरू होती है तो माइनस में मान ही नहीं होगा। अगर माइनस में मान नहीं होगा तो इसका मतलब a बराबर -b संभव ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती है स्थिति। इस कंडीशन के लिए नहीं हो सकती प्राकृत संख्याओं के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक a, b प्राकृत संख्या के लिए a - b के बराबर नहीं होगा, अतः सिर्फ a बराबर b बनता है, फलन अकेकी है। ये हमारे पास अकेकी फलन बन गया। अब अगर इसी में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, f दे देता हूं रियल से नेचुरल में, रियल वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें सारी संख्याएं शामिल हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं भी, अपरिमेय संख्याएं भी, सारा कुछ शामिल होता है। √2, √3, बस काल्पनिक संख्याएं उसमें शामिल नहीं होती, यानी अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो संख्या उसमें शामिल नहीं होती, बाकी सारी संख्याएं उसमें शामिल हैं। अब इस स्थिति में अगर मैं fx बराबर x² लेके चलूं, कुछ इसी प्रकार से f(a) बराबर f(b) लेने पर a² बराबर b² बनेगा, इससे a बराबर प्लस माइनस b बनेगा। अब हमें पता है कि a और b वास्तविक संख्या लेने पर a बराबर b तथा a बराबर माइनस b दोनों ही संभव हैं। 1 और -1 दोनों संभव हैं। अगर a बराबर b और a बराबर माइनस b दोनों संभव हैं तो इसका मतलब है कि नहीं रहा, दो कंडीशंस बन गई, केवल a बराबर b नहीं आ रहा, उसके साथ दूसरी कंडीशन और बन रही है a बराबर -b, अतः दिया गया फलन अकेकी नहीं है। ये हमारे पास अकेकी फलन की परिभाषा है। इसमें कोई पूछना हो, प्रांत से संबंधित ये परिभाषा। तो अगली परिभाषा बहुअकेकी फलन या मैनी वन फंक्शन या बहुएकी फलन। परिभाषा नियम नाम के अनुसार बहुत प्लस एक, अर्थात बहुत सारे अवयवों का एक से संबंध हो, एक या एक से अधिक अवयवों का एक से संबंध हो। जैसे इसमें आ जाए हमारे पास ए बी, इसमें आ जाए हमारे पास 1 2, अगर ए का भी एक से और बी का भी एक से संबंध है, एक का एक से संबंध नहीं रहा, दो का एक से संबंध बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? बहुएकी फलन। जो अकेकी नहीं होगा वो बहुएकी होगा। जैसे अभी अभी हमने एक उदाहरण लिया था जिसके अंदर हमने ये परिभाषित किया था f r से r में fx बराबर x² से परिभाषित किया था, और हमने f(a) बराबर f(b) लेते हुए इसको हल किया था तो a बराबर प्लस माइनस b प्राप्त हुआ था। अगर a बराबर प्लस माइनस b देखें, a और b वास्तविक संख्या लेने पर हमेशा a बराबर b या a बराबर माइनस b दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं। अगर दोनों स्थितियां बन सकती है क्योंकि 1 का वर्ग भी प्लस 1 होता है और -1 का वर्ग भी प्लस 1 ही होता है, दो का संबंध एक से बन गया, बहुअकेकी फलन है। अकेकी नहीं होगा तो कौन सा होगा? बहुएकी फलन होगा। हमें उसमें आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। गणितीय भाषा में जब भी हम जांच करेंगे अकेकी फलन की जांच करेंगे, अगर अकेकी है तो बहुअकेकी नहीं होगा और बहुअकेकी है तो अकेकी नहीं होगा। जैसे सिक्का है, सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसी प्रकार से या तो अकेकी होगा या बहुअकेकी होगा, दोनों में से एक ही स्थिति बनेगी, दोनों स्थिति एक साथ नहीं बन सकती। उसके बाद में आता है तीसरा भाग हमारे पास आच्छादित फलन। इसमें एक कंडीशन और बता दूं मैं आपको कि जब भी अकेकी फलन होगा तो उसमें f(a) जो है n(a) यानी f जो परिभाषित था a से b में, तो a में a समुच्चय में अवयवों की संख्या, a समुच्चय में अवयवों की समस्या जो संख्या है वो b से या तो कम रहेगी या b के बराबर रहेगी, b से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर अकेकी फलन है तो a में अवयवों की संख्या b से हमेशा कम या बराबर रहेगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। कम रहेगी तो ही ये कंडीशन बनेगी कि अकेकी फलन हो सकता है, अगर ज्यादा होंगे तो अकेकी फलन किसी हाल में भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार बहुअकेकी फलन के लिए n(b) यानी a में अवयवों की संख्या जो है वो b से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन बनेगी। अगर a में अवयवों की संख्या ज्यादा है बहुअकेकी फलन बनेगा ही बनेगा, अगर बराबर है तो भी बहुअकेकी बन सकता है, कम में भी बहुअकेकी बन सकता है। हम ये नहीं कहते कम में बहुअकेकी नहीं बनेगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो निश्चित है बहुअकेकी हो गई होगा। और अगर a में अवयवों की संख्या ज्यादा है तो अकेकी भी नहीं बन सकता, ये भी निश्चित है। कम होने पर ही अकेकी बन सकता है। जैसे ये ले लें हम, जैसे इसमें हमारे पास ये अवयव ले लिए a समुच्चय a b c, b समुच्चय 1 2। अगर ये फलन है a से b में तो इसका मतलब इसके सारे अवयव संबंधित होने चाहिए। अगर सारे अवयव संबंधित होने चाहिए तो a का 1 से बन गया, b का 2 से बन गया, c का भी संबंध बनना चाहिए, किसी न किसी से बनेगा। मान लो 2 से बन गया, 2 का 1 से संबंध आ गया, b का भी 2 से और c का भी 2 से, वो अकेकी बन गया। यानी a में अगर अवयव ज्यादा है b में कम है
तो वो बहुअकेकी ही बनेगा, निश्चित है। लेकिन अगर A में हमारे पास कम है और B में ज्यादा है तो वो अकेकी हो सकता है। वो फिर बाद में हमें संबंध पर डिपेंड करेगा, जो संबंध दिया हुआ है, जो फलन दिया हुआ है, वो किस प्रकार का फलन है। कुछ इसी प्रकार से हम आच्छादक की जब बात करेंगे, आच्छादक फलन, सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। एक फलन जो A से B में परिभाषित है, अगर B का कोई अवयव खाली नहीं बचता हो, B क्या है इसमें, A तो होता है प्रांत और B क्या होता है, सहप्रांत। अगर B का कोई अवयव खाली ना बचे, B का प्रत्येक अवयव संबंधित हो, प्रत्येक अवयव संबंधित का मतलब है कि सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाएंगे। अब परिसर क्या था, परिभाषित किया था हमने, B के केवल वो अवयव जो A से संबंध रखते हैं परिसर कहलाते हैं। इसमें देखें तो केवल एक इसका परिसर है, इसमें देखें तो एक और दो दोनों इसके परिसर है। अब यहाँ पे सहप्रांत बात करें तो सहप्रांत भी एक और दो है और परिसर भी एक दो है, बराबर हो गए, आच्छादक फलन है। लेकिन यहाँ पे अगर परिसर की बात करें तो एक है और सहप्रांत की बात करें तो एक और दो दोनों है, बराबर तो नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये आच्छादक फलन भी नहीं है। तो आच्छादक चेक करने के लिए हमें क्या जांचना पड़ेगा, B में अवयवों की देखना पड़ेगा, B यानी सहप्रांत को देखना पड़ेगा। अगर सहप्रांत में अवयव जितने भी दिए हुए हैं उनमें सारे के सारे अवयव एक किसी न किसी अवयव से संबंध रखता हो, जैसे ये आ जाए A B C 1 2 3, एक का B से, दो का, तीन का A से B में परिभाषित है, इसके सारे अवयव संबंध रख रहे हैं, आच्छादक है। अगर इसी में ये बना दूं मैं A B C 1 2 3, A का 1 से, B का 2 से, C का 2 से, ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि 3 एक ऐसा अवयव है जो खाली है, जिसका किसी से भी संबंध नहीं बन रहा है। अतः ये जो मान होगा वो आच्छादक नहीं होगा और ये जो भाग है वो आच्छादक है। ये हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। अब इसमें आच्छादक है या नहीं है, उस स्थिति के लिए अगर गणितीय रूप में जांच करें, क्योंकि ये तो भाषा के रूप में तो हम देख सकते हैं, परिभाषा के रूप में हम पहचान सकते हैं कि आच्छादक है या नहीं, लेकिन अगर इसी को हम बदलना चाहें, हम ये देखना चाहें कि गणितीय रूप में कैसे सिद्ध करें इसको, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो यही है, गणितीय रूप में किसी को अकेकी और आच्छादक जांच करना। अकेकी के लिए तो सीधा सा नियम f of a बराबर f of b लेके चलेंगे। अगर प्रांत को देखते हुए चेक करेंगे, a बराबर b आता है, केवल a बराबर b बनता है और कोई स्थिति नहीं बनती तो वो अकेकी होता है। लेकिन आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, एक दिए गए फलन के बराबर लेके चलेंगे y को। इस फलन में x जो अवयव होगा वो हमेशा a का होगा और y जो अवयव होगा वो हमेशा b का होगा। हम x का मान निकालेंगे y के पदों में। x का मान किसके पदों में, y के पदों में, और y का मान हम सहप्रांत से रख के देखेंगे, क्योंकि हमें सहप्रांत को देखना है कि सहप्रांत के सारे अवयव संबंधित है या नहीं है। y किसका अवयव था, b का, हम b से अवयव रख के देखेंगे। अगर b से अवयव रखने पर x के जो मान प्राप्त होते हैं वो a के अवयव ही आते हैं, a से हटकर नहीं आते, तो आच्छादक है। अगर a से हटकर कोई एक मान भी आता हो तो वो फलन आच्छादक नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, आच्छादक जांचने की विधि हमारे पास कि अगर कोई भी फलन को fx बराबर y रखेंगे, x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, y का मान b से रखने पर अगर x का मान a से प्राप्त होता है, a यानी प्रांत का अवयव प्राप्त होता है हमेशा, तो वो आच्छादक है, अन्यथा आच्छादक नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो f प्राकृत से प्राकृत में fx बराबर x स्क्वायर से परिभाषित कर दें। आच्छादक जांचने के नियमानुसार fx बराबर हमने क्या लेना है, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे y के पदों में, निकाल दिया। वैसे तो प्लस माइनस आता है, हम एक कोई भी चिन्ह ले लेंगे, प्लस या माइनस। अब y का मान
किससे जांचेंगे? इस सह से। y का मान किससे रखेंगे? प्राकृत संख्या से। क्या कोई भी प्राकृत संख्या रखने पर उसका वर्गमूल निकालने पर x एक प्राकृत संख्या बनेगी? नहीं बनेगी। जैसे अगर मैं 2 रख दूं तो x का मान √2 जो एक प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत में नहीं आता। अगर y का मान 3 रख दें, x का मान √3 जो प्राकृत संख्या नहीं बन रही। अगर प्राकृत संख्या नहीं बन रही है तो इसका मतलब y का मान प्राकृत संख्या रखने पर x का मान प्राकृत नहीं आ रहा। वो कैसे पता चला कि x का मान प्राकृत आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए? मैंने पहले ही बताया, x जो होता है वो पहले समुच्चय का अवयव होता है और y जो होता है वो दूसरे समुच्चय का अवयव होता है। यानी प्रांत का अवयव होता है x को और y किसका अवयव होता है? सह प्रांत का। हम यहाँ पे प्रांत n है, सह प्रांत भी n है। n का मान रखने पर x का जो मान प्राप्त हो रहा है वो n का अवयव नहीं बन रहा। इसका मतलब ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे y n रखने पर y बिलोंग्स टू n के लिए x n का अवयव नहीं बन रहा, अतः अच्छादक नहीं है। इसी को एक और उदाहरण ले लें। f अगर मैं रियल से प्राकृत ले लूं, वही fx बराबर x स्क्वायर। हमें जांच करनी है कि अच्छादक है या नहीं है। तो अच्छादक के लिए हम क्या करेंगे? इसमें fx बराबर y रखेंगे, x स्क्वायर बराबर y आएगा, x का मान √y आएगा। अब y का मान कोई भी प्राकृत संख्या रखें, x का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या आएगी, क्योंकि √2 भी एक वास्तविक है, √3 भी एक वास्तविक है, √1 एक होता है, √4 करेंगे 2 आएगा, √5 करेंगे √5 आएगा। वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में वर्गमूल में भी मान आ जाते हैं और बिना वर्गमूल के भी मान आते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ये हमारे पास अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं तो वास्तविक में तो होती हैं वो, यानी y का मान n से रखने पर x का मान हमेशा किससे आएगा? r से आएगा, वास्तविक संख्या बनेगी। अगर वास्तविक संख्या बनती है तो इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो अच्छादक है। यहाँ पे हमें सिर्फ इसी प्रकार से अच्छादक की जांच करनी है। अगर फलन हमारे पास चेक करेंगे, y का मान इससे रखने पर x का मान इससे आता है। अब वहां पे ये तो है नहीं कि सारे मान कैसे रख के देखेंगे, क्योंकि n प्राकृत संख्या है, बहुत से मान होते हैं हमारे पास। इसको जांचने के लिए सिर्फ वो सिलेक्टेड मान लेके चलते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये नहीं हो। जैसे इसी में अगर मैं ये बदल देता, f रियल से रियल ले लेता हूं, अब इन वास्तविक संख्याओं में ये सारा नियम ऐसे कैसे लगाता, तो y का मान वास्तविक संख्या रखने पर क्या x का मान वास्तविक संख्या आती? नहीं आती। हमें पता है वास्तविक संख्याओं में तो माइनस में भी तो मान होते हैं, माइनस में मान होते हैं, तो अंडर रूट में अगर -2 का मान निकालूं तो √2 आइटा आ गया, और आइटा जो है वो काल्पनिक है, वास्तविक तो है नहीं। इसका मतलब जो x बना वो वास्तविक तो नहीं बना। अगर वास्तविक नहीं बना तो अच्छादक भी नहीं। तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास, ये हमेशा ये नहीं कह सकते कि हमेशा अच्छादक होगा या हमेशा नहीं होगा। हम मान रखेंगे, fx बराबर y लिखेंगे, x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, y का मान इस दूसरे समुच्चय से लिख के देखेंगे, और x का मान अगर इस समुच्चय से प्राप्त होता है तो अच्छादक है, अन्यथा अच्छादक नहीं है। और उसमें भी जब हम मान रख रहे हैं तो ऐसे मान रख के देखेंगे जो इसको विपरीत कर रहा हो, नहीं हो। अब मैंने यहाँ पे लेके चला, यहाँ पे y का मान 4 भी तो ले सकता था, मैं 8 9 भी ले सकता था, 16 भी ले सकता था। अगर 4 लेता तो कितना आता x का मान? 2। अगर 9 लेता तो 3, वो तो प्राकृत संख्या थी। पर ऐसी संख्याएं लेके चलेंगे, हम कोशिश ये करते हैं कि पहले ना हो जाए, हमारे पास ना हो, ऐसे पार्ट ना बने, वो हम सोचते हैं ऐसी कोई संख्या बन सकती है या नहीं। अगर बन सकती है तो उसको लिख देंगे, उसका उदाहरण देते हुए कह देंगे ये अच्छादक नहीं है। और अगर नहीं बन रही, सारी संख्याओं के लिए परिभाषित होता है, जैसे इसमें था, आप कोई मर्जी संख्या रख लीजिए y का मान,
हमेशा x का मान प्राकृत संख्या से रखने पर वास्तविक संख्या बनेगी। इसका मतलब ये अचातक रहेगा ही रहेगा। आपसे कोई मर्जी उदाहरण लेके देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो अचातक वाले टॉपिक में। अचातक फलन के लिए ये भी नियम लागू होता है इसमें कि a में अवयवों की संख्या b में अवयवों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। b में अवयव कम होंगे तो अपने आप अचातक बनेगा, वो हो सकता है। अगर b में अवयव ज्यादा हुए a में कम हुए तो वो अचातक नहीं हो सकता कभी भी। तो हमारे पास आवश्यक शर्त है n बड़ा होना चाहिए, a में अवयवों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए b से। अगर a में अवयवों की संख्या कम है b से तो ये संभव नहीं होगा, अचातक नहीं बनेगा। उसके बाद में आता है इसी का एक विपरीत अंतरक्षेपी। जो अचातक नहीं होगा वो अंतरक्षेपी फलन होगा। अचातक नहीं होने का मतलब जिसमें हमारे पास b के सारे अवयव संबंध नहीं रखते, ये अचातक फलन है, जबकि ये अंतरक्षेपी फलन है। पहला पार्ट जो हमने ये लिया हुआ है जिसमें 2 खाली बचा हुआ है जिसका संबंध किसी से नहीं बन रहा, वो अंतरक्षेपी है, जबकि ये दूसरा पार्ट जो है वो अचातक फलन को व्यक्त करता है। इसमें ये हमारे पास कंडीशन बनती है कि a में अवयवों की संख्या अगर b से कम या बराबर हो तो वो हमेशा हमारे पास अंतरक्षेपी फलन बनेगा। वो हमेशा अंतरक्षेपी ही बनेगा, अचातक नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन चारों परिभाषाओं को इकट्ठा करते हुए अलग अलग हमारे पास परिभाषाएं बनती हैं। सबसे पहले आता है अकेकी अचातक, ऐसा फलन जो अकेकी भी हो और अचातक भी हो। इसके लिए निश्चित है a में अवयवों की संख्या और b में अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वो फलन अकेकी और अचातक होगा, अन्यथा अकेकी अचातक नहीं हो सकता। इसमें एक का एक से संबंध होगा और b में अवयव कोई खाली नहीं बचेगा। एक का एक से संबंध b में कोई अवयव खाली ना बचे तो उस स्थिति में अकेकी अचातक फलन होता है। उसके बाद में अकेकी अंतरक्षेपी, अकेकी भी हो और अंतरक्षेपी भी हो, उसे हम अकेकी अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। फिर आता है हमारे पास बहुएकी अचातक, बहुएकी अंतरक्षेपी। तो ये वो ही हमारे पास मान है जिनके लिए ये दोनों कंडीशंस एक साथ कंप्लीट होती हों, बहुएकी भी और अंतरक्षेपी भी हो, बहुएकी और अचातक हो, अकेकी और अंतरक्षेपी हो, अकेकी अचातक हो। हमारे लिए 12th क्लास में ये अकेकी अचातक फलन इंपॉर्टेंट है। हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं प्रतिलोमी फलन, और इस प्रतिलोमी फलन के अंदर हमने जो टॉपिक करना है कि कोई भी फलन a से b में परिभाषित है तो इसका प्रतिलोमी b से a में तभी परिभाषित होगा यदि f अकेकी और अचातक है। अगर f अकेकी और अचातक नहीं है तो प्रतिलोमी भी संभव नहीं है। हमारी पहली शर्त होगी कि अकेकी अचातक फलन के लिए दिया गया जो फलन है, प्रतिलोमी फलन के लिए दिया गया फलन जो है वो अकेकी अचातक होना जरूरी है, तभी प्रतिलोमी निकाला जा सकता है, अन्यथा प्रतिलोमी फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। जांच करने की विधियां मैं पहले बता चुका हूं। अकेकी फलन जांचने के लिए f ऑफ a बराबर f ऑफ b लेके चलेंगे। अगर a बराबर b केवल एक ही स्थिति बनती है a के अवयवों के लिए तो अचातक अकेकी है, अन्यथा अकेकी नहीं है। अचातक में b का कोई अवयव खाली नहीं बचना चाहिए, और इसका ऑप्शन था x का मान y के पदों में निकाल के y का मान सह प्रांत से रखने पर अगर x का मान प्रांत से प्राप्त होता है तो वो अचातक फलन है, अन्यथा वो अचातक फलन नहीं है। और अगर अकेकी अचातक है तो ही उसका प्रतिलोमी निकाला जा सकता है, अन्यथा प्रतिलोमी फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस पूरे पार्ट में कोई डाउट हो? आज हम करने जा रहे हैं प्रतिलोमी फलन के बारे में। जैसा ही कल बताया था, कोई भी फलन अकेकी और अचातक होगा तभी उसका प्रतिलोमी ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा प्रतिलोमी फलन ज्ञात करना संभव नहीं है। अब प्रतिलोमी फलन या इनवर्स फंक्शन,
हम अकेकी और आच्छादक क्यों लेके चलते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो एक फलन ए से बी में परिभाषित है, तो इसका जो प्रतिलोमी होगा वो बी से ए में परिभाषित होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। जो प्रांत है वो सह प्रांत में और जो सह प्रांत है वो प्रांत में बदल जाता है। और इसको f इनवर्स से लिखते हैं, f प्रतिलोमी से लिखते हैं। ये घात -1 नहीं है, इसका अर्थ है कि विपरीत हम फलन बना रहे हैं इसका, यानी प्रांत को सह प्रांत और सह प्रांत को प्रांत में बदलकर जो हम फलन बना रहे हैं उसको हम प्रतिलोमी फलन कहते हैं। और ये फलन अकेकी अगर नहीं होगा, मान लो a b 1 2, इस a का संबंध 1 से और b का भी संबंध 1 से होगा, तो यहाँ पे 1 2 a b में 1 का संबंध a से भी हो जाएगा और b से भी हो जाएगा, जो फलन को परिभाषित नहीं करेगा। अर्थात अगर ये अकेकी नहीं है तो प्रतिलोमी भी नहीं बन सकता, इनवर्स नहीं बन सकता, क्योंकि ये फलन ही नहीं रहेगा। बाद में जब इसका प्रतिलोमी निकालेंगे तो उसमें 1 का संबंध 2 से बन जाएगा, और फलन की परिभाषा थी 1 का संबंध 2 से नहीं होना चाहिए। 2 का 1 से हो सकता है लेकिन 1 का 2 से नहीं बनना चाहिए। तो पहली स्थिति तो ये हो गई कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी दो अवयवों का 1 से संबंध यानी अकेकी होना चाहिए, ये बहुअकेकी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो इसमें b का संबंध 1 से था, 3 और ले लेते हम, b का भी 2 से हो जाता, तो इस स्थिति में जब इसको हल करते तो 2 का b से बन गया। ये अकेकी तो है लेकिन अब आच्छादक नहीं है, और अगर आच्छादक नहीं है तो जब प्रतिलोमी निकालेंगे विपरीत करेंगे तो 3 इस तरफ आएगा। ये 3 एक ऐसा और बच गया जिसका संबंध किसी से नहीं बन रहा। तो अगर ये आच्छादक नहीं है तो ये फलन नहीं है। तो प्रतिलोमी फलन कब बनेगा? जब दिया गया फलन अकेकी और आच्छादक होगा। अगर दिया गया फलन अकेकी आच्छादक नहीं है तो वो फलन प्रतिलोमी भी नहीं हो सकता, हम प्रतिलोमी भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे उस स्थिति में। तो किसी भी फलन का प्रतिलोमी ज्ञात करने के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया कि दिया गया फलन अकेकी और आच्छादक होना जरूरी है। अगर अकेकी आच्छादक है तो ही उसका प्रतिलोमी ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा ये उसका प्रतिलोमी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब अकेकी आच्छादक फलन है तो प्रतिलोमी निकाले कैसे, f इनवर्स बनाए कैसे? मान लो आपके पास एक सवाल दे दिया जाए, f वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में fx बराबर x क्यूब प्लस 1। हम सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये अकेकी है या नहीं। अकेकी फलन के लिए क्या करेंगे? f ऑफ a बराबर क्या लेके चलेंगे? कल बताया था अकेकी फलन के लिए f ऑफ a बराबर f ऑफ b। अगर f ऑफ a रखें तो इसका मतलब a क्यूब प्लस 1 बराबर b रखें तो b क्यूब प्लस 1 बन गया, 1 से 1 कट गया, अर्थात a बराबर क्या बन गया? a की स्थिति बनेगी a क्यूब बराबर b क्यूब हो तो a बराबर b आएगा और कोई स्थिति बनेगी नहीं, इसलिए दिया गया फलन अकेकी है। वास्तविक संख्याओं के लिए ये संभव नहीं है, काल्पनिक संख्याओं के लिए संभव हो सकता है। हम काल्पनिक संख्याएं इसमें दी नहीं है, सिर्फ वास्तविक संख्याएं दी है। a और b वास्तविक संख्याएं क्यूबिक पार्ट में गणना हमारे पास घन निकालने पर तभी बराबर हो सकती हैं जब वो दोनों बराबर हो, अन्यथा बराबर नहीं हो सकती। इसी प्रकार आच्छादक की बात करें तो f ऑफ x बराबर लेके चलते थे किसको, यानी x क्यूब प्लस 1 बराबर y, x क्यूब बराबर y माइनस 1, x बराबर y माइनस 1 का घनमूल। अब हमें पता है कि y की संख्या कोई भी एक वास्तविक संख्या रखने पर उसमें से a घटाएंगे और उसका घनमूल निकालेंगे तो एक वास्तविक संख्या ही आएगी। 3 मान आएंगे इसके, एक वास्तविक होगी और 2 काल्पनिक होंगी। हम काल्पनिक एक वास्तविक आ रही है, हम इस वास्तविक भाग को देखेंगे, एक वास्तविक आ रही है, इसका मतलब ये वास्तविक भाग को व्यक्त करेगा। अर्थात y का मान कोई भी एक वास्तविक संख्या रखने पर x का मान हमेशा एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। दिया गया फलन आच्छादक है। अब आच्छादक है, अकेकी भी है, हमने दोनों से भी कर दिए, तो प्रतिलोमी कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं इसमें। प्रतिलोमी लिखने के लिए सिर्फ ये जो लास्ट में आच्छादक जांच करने के लिए जो हम पार्ट करते हैं, जो लिखते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है।
इस x की जगह पर तो हमें लिखना है f इनवर्स x, और इस y की जगह पर हमें लिखना है x माइनस 1। ये हमारे पास प्रतिलोमी फलन का हल हो जाएगा या प्रतिलोमी फलन ज्ञात हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, दिए गए फलन का पहले अकेकी और अचालक जांच करेंगे। अकेकी अचालक के बाद में जो अचालक फलन निकालने के लिए लास्ट स्टेप होगा, जिसमें हम ये जांच करते हैं कि अचालक है या नहीं है, उसके अंदर x की जगह पर f इनवर्स x और y की जगह पर x रख दें तो प्रतिलोमी फलन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्नावली के लिए टॉपिक रहेगा, इस आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए टॉपिक रहेगा। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। प्रतिलोमी फलन के गुणधर्म करते हैं। इसमें सबसे पहला गुणधर्म है हमारे पास कि f इनवर्स का अगर इनवर्स निकालते हैं तो वो f के बराबर आएगा। दूसरा, अगर कोई भी फलन f a से b में परिभाषित है और हम f इनवर्स वो f को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास हमेशा i a के बराबर आएगा, यानी तत्समक फलन के बराबर आएगा। जबकि f को f इनवर्स याद करेंगे तो i b यानी तत्समक फलन बनेगा। तत्समक फलन का मतलब होता है कि f इनवर्स ओ f ऑफ x का जब भी मान ज्ञात करेंगे वो हमेशा x का ही मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार f इनवर्स ऑफ x का मान निकालेंगे तो वो भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, x के बराबर होगा। तीसरा गुणधर्म है कि अगर f अकेकी अचालक होता है, हमें पता है प्रतिलोमी फलन तभी निकलता है जब f अकेकी अचालक हो, f इनवर्स भी अकेकी अचालक फलन होता है। यानी f इनवर्स जब निकालते हैं तो वो भी अकेकी और अचालक की जो शर्त है उसको पालन करता है, f इनवर्स भी अकेकी अचालक होगा। चौथा नियम है हमारे पास, f और g का अगर इनवर्स निकालते हैं तो g इनवर्स को f इनवर्स के बराबर आएगा। जैसे कि a b का इनवर्स निकालते हैं तो b इनवर्स गुना a इनवर्स आता है, उसी प्रकार से f और g का इनवर्स निकालते हैं तो g इनवर्स को f इनवर्स के बराबर आता है। हम पहले g इनवर्स और फिर कंपोजिशन करेंगे या फलन निकालेंगे f इनवर्स का। ये हमारे पास मुख्य रूप से 4 गुणधर्म हैं जिनका उपयोग भी कर सकते हैं, इसको सिद्ध करना भी हमें आगे सवालों में दिया जाएगा। देखो इसमें हमें एक सवाल दिया हुआ है कि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर a b c, 4 अकेकी अचालक फलनों को परिभाषित करना है तथा जो a से b में परिभाषित होंगे तथा प्रतिलोमी फलन ज्ञात करना है। तो दोनों मान निकालने के लिए सबसे पहले हम f1 लेके चलते हैं। अकेकी अचालक का मतलब हमारे पास एक तो एक का एक से संबंध और अचालक का मतलब कोई खाली नहीं बचना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास इसमें नियम बनाना पड़ेगा। यहाँ a b c के साथ में d और लेंगे क्योंकि अकेकी और अचालक तभी हो सकता है जब इनमें अवयवों की संख्या समान हो। कल भी बताया था मैंने, अगर a b c लेके चलेंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। किताब में हो सकता है सही दिया है या गलत दिया, वो देख लेना। तो a b c और उसके साथ में क्या आएगा, d। अब अकेकी अचालक बनाते हैं। 1 का संबंध a से बन जाए, 2 का संबंध b से, 3 का संबंध c से, 4 का संबंध d से। 1 का 1 से संबंध बन रहा है और b में कोई खाली नहीं बच रहा, अकेकी अचालक फलन है ये। अब अगर ये अकेकी अचालक फलन है तो इसका प्रतिलोमी निकालेंगे। प्रतिलोमी में और कुछ नहीं करना है, इनको उल्टा करना है, b का 2 से, c का 3 से और d का 4 से। ये पहला उदाहरण हो गया इसका। दूसरा अकेकी अचालक का उदाहरण हो जाएगा हमारे पास 1 का b से, 2 का a से, 3 का c से, 4 का d से। इसको हल करेंगे तो b का 1 से f2 इनवर्स अकेकी अचालक है, a का 2 से, c का 3 से, d का 4 से। इस प्रकार से 2 और आपने उदाहरण देने हैं, तो कोई भी उदाहरण देके आप हल कर सकते हो।
जैसे एक का ए से ले लिया, एक का बी से ले लिया, अब एक का सी से ले लेना। अगर एक का सी से लेंगे तो तीसरा हमारे पास क्या उदाहरण बन सकता है इसमें, 1 सी, 2 बी, 3 ए, 4 डी। चौथा उदाहरण, कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं कि अच्छा फलन के, 2 बी, 3 सी, 4 ए। हमारे पास इसमें 4 अवयव हैं और इसमें भी 4 अवयव हैं। एकीय छात्रक फलनों की संख्या अगर पूछ दी जाए कितने एकीय छात्रक फलन परिभाषित किए जा सकते हैं तो उनका फैक्टोरियल लगा लीजिए, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 हमारे पास एकीय छात्रक फलन परिभाषित किए जा सकते हैं। उन 24 में से कोई 4 पूछे थे, 2 के मैंने प्रतिलोमी भी निकाल दिए, इन 2 के और प्रतिलोमी निकाल देना, उत्तर हो जाएगा। स्टार्टिंग कर दो है। अगला सवाल कर रहे हैं, यदि एफ आर से आर में एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3 हो तो सिद्ध कीजिए एफ इनवर्स विद्यमान है। एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए और एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये जांच करते हैं कि क्या एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। सिद्ध करना है, विद्यमान होगा अकेकी और अचातक की जांच करेंगे। सबसे पहले अकेकी लेके चलते हैं हम उत्तर में। अकेकी के लिए हमारे पास एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी लेके चलेंगे। एफ ऑफ ए का मतलब ए क्यूब माइनस 3 बराबर बी क्यूब माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा, ए क्यूब बराबर बी क्यूब, ए बराबर आ जाएगा बी, अर्थात हमारे पास दिया गया फलन एफ अकेकी है। अचातक करेंगे, अचातक में हम इसके अंदर ये देखेंगे कि क्या ये दिया गया फलन अचातक है या नहीं है। तो अचातक के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लेके चलेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लेने पर ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 बराबर वाई, एक्स क्यूब बराबर वाई प्लस 3, एक्स बराबर वाई प्लस 3 की घात 1/3। अब y का मान अगर कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं तो x बराबर y प्लस 3 की घात 1/3 हमेशा एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। अगर वास्तविक संख्या प्राप्त होगी तो दिया गया फलन जो है f वो अचातक है। इसके लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r, अतः f अचातक है। f अकेकी भी है, f अचातक भी है। इसका मतलब f अकेकी अचातक फलन है और अगर f अकेकी अचातक है तो f इनवर्स संभव है। f इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि इसे x की जगह पर f इनवर्स x और y की जगह पर x रख देते हैं, ये इसका सूत्र बन जाएगा। फिर हमें f इनवर्स 24 का मान पूछा है तो हम x की जगह 24 रख देते हैं। 24 प्लस 3 की घात 1/3 जो 27 की घात 1/3 बनेगा और 27 की घात 1/3 का मान 3 हो जाएगा। f इनवर्स 5 का मान पूछा है, 5 प्लस 3 की घात 1/3 बनेगी, 5 प्लस 3 8, 8 की घात 1/3 करेंगे 2 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का हल है। ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 3 5 7 9, सी दिया हुआ है 7 23 47 79। हमें एफ ए से बी में परिभाषित दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 से, जी बी से सी में परिभाषित है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 से। हमें एक तो जी ओ एफ का इनवर्स निकालना है और एफ इनवर्स और जी इनवर्स को भी ज्ञात करते हुए क्रमिक युग्मों के रूप में व्यक्त करना है। इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले GOF याद करते हैं। हमें पता है कि GOF तभी संभव है जब F का सहप्रांत और G का प्रांत उपसमुच्चय बने।
इसका सह प्रांत बी है, इसका प्रांत पी है, एक दूसरे के बराबर आ रहा है तो समुच्चय की कंडीशन लागू होती है। इसका मतलब GOF संभव है। अगर GOF संभव है तो ये GOF का मान जो ज्ञात होगा वो A से C में परिभाषित होगा, यानी हम A का अवयव लेंगे और प्राप्त हमारे पास किसका होगा, C का अवयव। हल करेंगे इसको। सबसे पहले GOF के लिए एक सूत्र बना लेते हैं। ये बन जाएगा G of fx, fx का मतलब हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको एज इट इज रखते हैं, कर्मित युग्म बना लेते हैं। अब ये a के रखेंगे, अगर a के रखेंगे तो GOF में सबसे पहला मान रखेंगे हम a का पहला अवयव 1 है, इसलिए अगर 1 रखते हैं तो इसमें आ जाएगा 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7। GOF ऑफ 2 का मान निकालेंगे, a का दूसरा अवयव 2 है क्योंकि a से c में परिभाषित है। 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, जिसको हल करोगे 23 आ जाएगा। GOF ऑफ 3 निकालेंगे, ये बन जाएगा 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी 47। GOF ऑफ 4 निकालेंगे, ये बन जाएगा 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 जो आ जाएगा 79। इसके अंदर अगर मैं GOF को कर्मित युग्म के रूप में लिखता हूं तो 1 का संबंध 7 से, 2 का संबंध 23 से, 3 का संबंध 47 से और 4 का संबंध 79 से बनता है। अर्थात GOF में A से C में परिभाषित था, A के प्रत्येक अवयव C के एक अवयव से या द्वितीय अवयव से संबंध रखता है, अकेकी भी है और अच्छातक भी है। हम यहाँ लिखेंगे अतः GOF अकेकी अच्छातक है। अगर अकेकी अच्छातक है तो इसका प्रतिलोमी होगा और इसका प्रतिलोमी सीधा मैंने बताया हुआ है, अगर कर्मित युग्म आ जाए तो उनके कर्म को उल्टा कर दीजिए, 23 का 2 से, 47 का 3 से, 79 का 4 से, GOF का इनवर्स आ जाएगा। हमने गुणधर्म में पढ़ा था कि GOF का जो इनवर्स होता है वो F इनवर्स और G इनवर्स के इक्वल होता है। अतः F इनवर्स और G इनवर्स का जब मान निकालेंगे तो वो भी यही आ जाएगा 7,1, 23,2, 47,3 और 79,4 जो हमें ज्ञात करना था। हमें उसने दिया था एक तो GOF का इनवर्स निकालिए कर्मित युग्म के रूप में, एक F इनवर्स और G इनवर्स निकालिए कर्मित युग्म के रूप में, दोनों परिभाषित हो गए। F वास्तविक से वास्तविक में परिभाषित fx बराबर ax प्लस b, a 0 के बराबर नहीं है, सिद्ध करना है f अकेकी अच्छातक है तथा f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात करना है। सबसे पहले f अकेकी लेके चलते हैं। अकेकी के अंदर हमारे पास नियम रहेगा f ऑफ a बराबर f ऑफ b। यहाँ a और b ऑलरेडी किसने दिए हुए हैं, इसलिए हम कुछ अलग मान लेते हैं। अगर अलग मान के चलते हैं तो f ऑफ u बराबर f ऑफ v ले लेते हैं, u बराबर v सिद्ध कर लेंगे। अगर u बराबर v लेके चलते हैं तो ये बन जाएगा au प्लस b बराबर av प्लस b, b से b कट जाएगा, au बराबर av आ जाएगा, इससे u बराबर v बनता है। अतः f अकेकी है। f अच्छातक के लिए हमारे पास वही नियम जो हम लेते आ रहे हैं, fx बराबर y लेके चलेंगे, ax प्लस b बराबर y लेके चलेंगे, ax बराबर y माइनस b, x बराबर y माइनस b बटे a होगा। अब हमें पता है कि y का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो x बराबर y माइनस b बटे a का मान b वास्तविक संख्या आएगी जहां a 0 नहीं है, जो कि हमें सवाल में पहले से दे रखा है। अगर a 0 होता तो अनंत पता है परिभाषित मान होता जो फलन को परिभाषित नहीं करता, इसलिए पहले स्थिति दे रखी है उसने a 0 के इक्वल नहीं है। अगर वो नहीं दी होती तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन जो है वो अच्छातक नहीं है, a बराबर 0 की स्थिति में अच्छातक नहीं होता ही। अब a 0 के बराबर नहीं है, उस स्थिति में अच्छातक है, तो आप लिखोगे कि y का मान r से रखने पर
x का मान जो है वो भी r से संबंधित आ रहा है, अतः फलन f आच्छादक है। इसका सूत्र निकालने के लिए कहा था, तो सूत्र निकालने के लिए जैसा मैंने बताया x की जगह f इनवर्स x रख दिया जाता है और y की जगह x रख देंगे, a नॉट इक्वल टू 0, f इनवर्स का सूत्र बन जाएगा। एक और छोटा सा सवाल लेके चल रहे हैं। f वास्तविक से वास्तविक में परिभाषित है और fx बराबर cos 2x प्लस 2 दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि f इनवर्स विद्यमान है या नहीं। f इनवर्स उसी वक्त विद्यमान हो सकता है जब f एकेकी और आच्छादक हो। हम सबसे पहले f के एकेकी होने की कंडीशन को जांच करते हैं। एकेकी के लिए हम f ऑफ a बराबर f ऑफ b लेके चलेंगे, तो cos ऑफ a प्लस 2 बराबर बन जाएगा cos ऑफ b प्लस 2। ये दोनों बराबर a प्लस 2 बराबर b प्लस 2, ये तब जरूरी नहीं है क्योंकि वास्तविक से वास्तविक में परिभाषित कर रखा है। कोई निश्चित मान होते तो हम उसके अंतराल में देखते, लेकिन ये अब जो हमारे पास नियम था 2n पाई प्लस माइनस b प्लस 2, 11वीं क्लास में आपने ये टॉपिक किया हुआ है कि अगर cos x बराबर cos y हो तो उस स्थिति में x का मान जो होता है वो 2n पाई प्लस माइनस y के बराबर होता है। एक समीकरण जो हमारे पास त्रिकोणमितीय समीकरण बनती है, उस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल था। कुछ इसी प्रकार से इसमें भी हमारे पास a प्लस 2 बराबर अगर b प्लस cos ऑफ a प्लस 2 बराबर cos ऑफ b प्लस 2 दिया हो और वास्तविक संख्याओं में परिभाषित किया गया हो तो a प्लस 2 बराबर आएगा 2n पाई प्लस माइनस b प्लस 2, जिससे ये कभी भी सिद्ध नहीं हो रहा कि a बराबर b है। n का मान अलग अलग रखेंगे, a का मान b के पदों में अलग अलग प्राप्त होता रहेगा, एक से ज्यादा मान संभव है, इसका मतलब f एकेकी नहीं है। उदाहरण भी दे सकते हैं इसका। उदाहरण के लिए हमें पता है कि cos ऑफ 0 का मान जो होता है वो cos 2 होगा, x की जगह 0 रखेंगे, और cos ऑफ 2 पाई का मान cos ऑफ 2 पाई प्लस 2 के बराबर आएगा, cos 2 पाई प्लस थीटा cos 2 के बराबर होता है। इसमें f ऑफ 0 और f ऑफ 2 पाई तो बराबर है, लेकिन जो 0 और 2 पाई है वो बराबर नहीं होते कभी भी। इसका मतलब दिया गया फलन एकेकी नहीं है। 0 का भी संबंध cos 2 से और 2 पाई का भी संबंध cos 2 से, 2 का संबंध 1 से आ गया। और अगर f एकेकी नहीं है तो इसका मतलब f का प्रतिलोमी विद्यमान नहीं है। ये हमारे पास इसमें